नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने परिवार लर्निंग डे में। और साथियों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल लर्निंग डे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लर्निंग डे पर आपको कंप्लीट स्टडी कराई जा रही है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की। उसी सीक्वेंस में आपको जो फिजिक्स है, आपका फिजिक्स एक जो कॉन्सेप्ट आता है, उसी फिजिक्स के अंदर लाइट चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बनते हैं उसका आज का आपके सामने ये फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो अवेलेबल है। तो साथियों, आइए आज के इस वीडियो में हम लाइट चैप्टर के अबाउट डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले आपको मैं बता दूं कि जो आपका लाइट चैप्टर है, इसमें से आपका 2 क्वेश्चन 100% आप मान के चलिए, और दोनों क्वेश्चनों का प्रारूप क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। तो न्यूमेरिकल हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं, और इसके साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट वाला चीज़ें होती हैं उसको हम लोग ऐसे प्रीमियम रिकॉर्डेड लेक्चर में देखते हैं, ताकि आपको कम टाइम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी हो सके। तो किस प्रकार के न्यूमेरिकल आएंगे, इसके बारे में भी हम सभी साथी आज के इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो बात आती है कि लाइट क्या होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। आपसे पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का आपको करना होगा, वहाँ पर लिखना होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं और वस्तुओं को हम आभास कर सकते हैं कि वस्तु का रंग किस अनुरूप है। ठीक है। और प्रकाश का अध्ययन जहाँ पर हम करते हैं, प्रकाश की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश ऊर्जा को मापते हैं, वह प्रकाश मिति आपकी कहलाती है। ठीक है। प्रकाश मिति पूछेगा, प्रकाश मिति क्या है, प्रकाश को देखने का गुण है, प्रकाश को क्या है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको कहाँ पर करना होगा, प्रकाश ऊर्जा को जिसमें हम माप सकते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश मिति कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा दृष्टि संवेदना का अनुभव होता है। वह भौतिक कारण है जो आँखों के दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। यहाँ से आपका एक लाइन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं। ऑप्शन में दे देगा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, केवल चुंबकीय तरंगे हैं, केवल विद्युत तरंगे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो आप सभी साथी कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको आप नोट कर लो, यहाँ से प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में बहुत सारे बार पूछे गए हैं। उसके बाद की जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं, यहाँ से भी कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है, बिल्कुल 1 रुपये वाला प्रश्न पूछता है कि जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, आपकी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य का स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य को तो हम लाइट देने जाते नहीं कि लो भैया सूर्य देवता आप करंट ले लो, आप मेरे को प्रकाश दे दो, नहीं देते ना। बिल्कुल उसी प्रकार से तारों का भी क्या होता है, तारों का स्वयं का अपना प्रकाश होता है। तारों को भी हम ये नहीं करते कि आ जाओ तुम्हारे अंदर मैं सरसों का ये मिट्टी का तेल या पेट्रोल डीजल डाल दूं तो तुम्हारे अंदर का जनरेटर चालू हो जाएगा और तुम प्रकाश देना प्रारंभ कर दोगे। तो सूर्य और तारे जो होते हैं ये खुद में प्रकाश देते हैं। इसके साथ ही साथ कोयला भी खुद जल करके प्रकाश देता है, और जलती हुई मोमबत्ती भी हमें खुद जल करके ही प्रकाश देती है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी प्रदीप्त वस्तुएं। फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो आपका हो जाता है अदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं, आप इसको दोनों कह सकते हैं, चाहे आप अदीप्त वस्तुएं कहें या फिर आप अप्रदीप्त वस्तुएं भी कह सकते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, बिल्कुल पहले वाले का अपोजिट। अच्छा, आपके सामने एक प्रश्न है कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा किस प्रकार के प्रकाश पुंज देता है, यह अदीप्त है या आपका प्रदीप्त है। आप सभी के सभी साथी इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि जो चंद्रमा होता है यह अदीप्त वस्तु है या प्रदीप्त वस्तु है। इसका आंसर आप सभी के सभी साथी मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे। फिर क्या कह रहा है दोस्तों कि जो वस्तुएं अंधेरे में नहीं दिखाई देती हैं, मतलब अगर वहाँ पर कोई और लाइट ना अवेलेबल रहे तो वह वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी, वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं, हमारी अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज़ रखी हो, अगर उस कमरे में आपकी लाइट ना जल रही हो तो क्या आप मेज़ को देख सकते हैं। या फिर अगर लाइट नहीं जल रही तो क्या आपसे पूछा जाए कि सर आप मेज़ का कलर बताओ, तो क्या आप मेज़ का कलर बता सकते हैं, नहीं बता सकते दोस्तों। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आपको पुस्तक की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें, घड़ी की बात करें, कपड़े की बात करें, कुर्सी की बात करें, टेबल की बात करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं आपकी, ये सारी की सारी चीज़ें साथियों आप कहोगे कि अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं हो जाती हैं।
अच्छा, अभी तक केवल कुछ ही बच्चों ने आंसर दिया है कि चंद्रमा किस प्रकार की वस्तु है, चंद्रमा आपकी प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है। इसका आंसर आप सभी के सभी साथी देंगे, मैं आपको थोड़ी देर में इसको बताने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी वस्तु है, हमने मान लिया कि जो आपका सूर्य है, किसी भी वस्तु से जो किरणें निकलती हैं, प्रकाश पुंज की जो किरणें निकलती हैं, वो 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं? आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन में दे देगा 1, ऑप्शन में दे देगा 2, ऑप्शन में दे देगा 3 और ऑप्शन में दे देगा 4। अब कुछ बच्चे तो सीधे सीधे 2 को लगा के चले आएंगे, क्योंकि उन्होंने अदीप्त और दीप्त और आदीप्त पढ़ लिया, उनको लगेगा कि 2 प्रकार की ही किरणें होती हैं। लेकिन जो साथी लर्निंग डे से तैयारी कर रहे हैं, जो साथी लर्निंग डे की रेगुलरिटी से क्लास ले रहे हैं, उनको पता है कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सर कौन कौन सी होती हैं प्रकाश की 3 किरणें? तो साथियों आपकी स्क्रीन पर है, प्रकाश की जो 3 किरणें होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। पहली किरण आपकी क्या कहलाती है? अपसारी कहलाती है। दूसरी अभिसारी कहलाती है और तीसरी समांतर किरण कहलाती है। इसको हम अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज या समांतर प्रकाश पुंज के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कहीं पर अपसारी प्रकाश पुंज दे दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट दोनों जगह का है। इसको आप याद कैसे करोगे? देखो हम कैसे बोलते हैं अपसारी। अपसारी बोलने में आपको तेजी से बोलना होगा, मतलब भैया लाइट तुम्हारी मेरे को ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे से कहाँ चले जाओ, तुम मेरे से दूर चले जाओ, है ना। अपसारी भाग जाओ। अब फिर दूसरा आ जाता है आपका अभिसारी। बहुत विनम्रता से हम बोल रहे हैं, मतलब हमें ज़रूरत है, हे लाइट भैया आप मेरे पास आ जाओ। अभिसारी मुझे आपकी ज़रूरत है। और समांतर तो आप जानते ही हैं, जो पैरेलल हो, जो समांतर हो। अब इसको डेफिनेशन के रूप में अगर समझना चाहें तो अपसारी क्या होती हैं? अभिसारी वे प्रकाश की किरणें होती हैं जो एक बिंदु से निकल करके दूर की तरफ जाती हैं या एक बिंदु से निकल करके बाहर की तरफ जाती हैं। अभिसारी बाहर से आती हुई प्रकाश की किरणें या बाहर से आता हुआ प्रकाश का पुंज जब एक बिंदु पर मिलता है तब यह कहलाता है अभिसारी। और जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधी रेखा में चलती हैं और एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती तो ये प्रकाश की किरणें क्या कहलाएंगी? समांतर किरणें कहलाएंगी। अब समांतर किरणों में अगर थोड़ा सा भी एंगल बन जाता है तो वहीं पर अभिसारी और अपसारी प्रकाश की किरणें बन जाती हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आ जाती हैं आपका विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। इसका यूज आपको कहाँ पर होगा, इसको आपको ध्यान रख लेना है, आपको समझ लेना है, क्योंकि इसका यूज जब हम अपवर्तनांक से रिलेटेड प्रश्न सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और जहाँ पर आपको एक माध्यम या दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल ज्ञात करना होता है, वहाँ पर हम इन चीज़ों का यूज करते हैं। अच्छा, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि चंद्रमा क्या है, प्रदीप्त है, अदीप्त है? तो सभी के सभी साथी समझेंगे चंद्रमा जो होता है वह अप्रदीप्त होता है। चंद्रमा कैसे हमें प्रकाश देता है? जब सूर्य की प्रकाश की किरण चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा उसी प्रकाश किरण को परावर्तित करके हमारी आंखों तक पहुंचाता है और हमें चंद्रमा प्रकाशमान दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला टॉपिक आपका क्या आता है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। तो आपको ये तो पता होगा कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और सबसे अधिक यहीं पर प्रकाश की चाल मानी जाती है। निर्वात का मतलब जहाँ पर कोई भी माध्यम ना हो, केवल और केवल निर्वात हो। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ और तारपीन में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ और रॉक सॉल्ट में आपका जो प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸। नायलॉन में 1.96 × 10⁸। ठीक है, ये तो हो गया आपकी प्रकाश की चाल। एक नया प्रश्न है आपका, अगर किसी भी माध्यम का घनत्व अधिक है, अगर किसी भी माध्यम का घनत्व अधिक है तो जो प्रकाश की चाल होगी वो कम होगी या ज़्यादा होगी? आपको इसका आंसर देना है। अगर घनत्व किसी भी माध्यम का अधिक है तो प्रकाश की चाल कम होगी या प्रकाश की चाल वहाँ पर ज़्यादा होने वाली है? इसका आंसर सभी के सभी साथी कमेंट सेक्शन में देंगे। प्रकाश के जो कुछ प्रगुण होते हैं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम रिकैप देखेंगे। आपके सिलेबस में मुख्यतः 2 ही चीज़ें हैं, परावर्तन और अपवर्तन ही है, तो इन्हीं दोनों के बारे में हम अच्छे तरीके से समझेंगे। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश की किरण आती है और किसी एक माध्यम से टकरा करके उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है तब इसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण आ करके एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम के सतह से टकरा करके उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है तब प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, किसी सतह पर प्रकाश के गिरने के पश्चात प्रकाश की किरणों के मुड़ने की घटना आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो प्रकाश से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, इन सिद्धांत को किसने दिया है? यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपका प्रश्न बहुत बार देखा गया है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलता है।
पूछेगा कि न्यूटन ने कौन सा नियम दिया था और आपको ऑप्शन दे देगा प्रकाश का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का विवर्तन। तो साथियों न्यूटन साहब ने प्रकाश का कणिका का सिद्धांत दिया था। हाइगन्स साहब ने प्रकाश का तरंग गति का सिद्धांत दिया था और ग्रोमाल्डी ने प्रकाश का विवर्तन का सिद्धांत दिया था और थॉमस यंग साहब इन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सभी चीज़ों को आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो और आपको PDF भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको क्विज और PDF सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके एग्जाम की डेट थोड़ा सा आगे बढ़ी है, आपको रिलैक्स मोड से काम करना है, आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चलने वाली है, लर्निंग डे है आपके पास, तब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फोकाल्ट साहब की बात करें तो फोकाल्ट साहब ने द्रवों के प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग गति का सिद्धांत दिया था और मैक्स प्लांक साहब ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। और मैक्सवेल साहब की बात करें तो मैक्सवेल साहब ने प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत इन्होंने दिया था। आइंस्टीन ने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग या फोटॉन सिद्धांत दिया था। अब यहीं से मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आइंस्टीन साहब ने कौन सा नियम दिया था ऊर्जा से रिलेटेड। मैंने आपको ये शायद परसों के रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको अवेलेबल करवाया था। डेली आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल करवाए जाते हैं जिस दिन आपकी लाइव क्लास नहीं होती है। ठीक है, तो आइंस्टीन साहब ने कौन सा नियम दिया था, उनका फार्मूला क्या था, उनका फार्मूला आप बता दीजिए, बस मैं संतुष्ट हो जाऊँगा आपसे कि हाँ आपका रिविजन भी अच्छे तरीके से चल रहा है। फिर उसके बाद आते हैं कॉम्पटन सिद्धांत। कॉम्पटन सिद्धांत ने कॉम्पटन साहब ने अपने ही नाम को जोड़ दिया और इन्होंने कह दिया कि प्रकाश का कॉम्पटन प्रभाव ये होगा। ठीक है जी। अब उसके बाद नियमित परावर्तन व विसरित परावर्तन में डिफरेंस क्या होता है ये आपको समझना है। नियमित जो परावर्तन होता है या परावर्तन पॉलिश युक्त परावर्तित पृष्ठ से होता है और जो विसरित परावर्तन होता है यह परावर्तित किसी खुरदरे पृष्ठ से हो सकता है। जैसे हमने मान लिया कि आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी और फिर आसान तरीके से वाकफ अगर उसी माध्यम में वापस चली जा रही तो क्या हो जाएगा, आपका ये नियमित परावर्तन हो जाएगा। और कोई एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, बिल्कुल पॉलिश नहीं, बिल्कुल खुरदरा है, उसकी पृष्ठ है, तो उस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी और जब वो परावर्तित होगी तो वह विसरित परावर्तन कहलाएगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है, यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो इस परावर्तन में परावर्तित किरणें भी समांतर होंगी। कैसे, बिल्कुल इस प्रकार से, अगर कुछ इस प्रकार से कोई किरणें आएंगी तो वह उसी माध्यम में लौट जाएंगी, या फिर इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, कोई दो किरणें अगर इस प्रकार से आ रही हैं तो यह ऐसे जाएगी और ये वाली किरण आपकी कुछ इस प्रकार से जाएगी। यह कहता है नियमित वाला। विसरित वाले साहब, विसरित वाले भैया क्या कहते हैं, ये कहते हैं यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो इस परावर्तन में परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होंगी, या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो समांतर नहीं हो सकती। ठीक है जी, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी। अब प्रकाश का जो परावर्तन होता है, परावर्तन से रिलेटेड जो इसका मुख्य फैक्ट बनता है, जो इसका मुख्य फिगर बनता है, इसको आप समझ लो। यह एक आपका क्या है, यह आपका एक खुरदरा पृष्ठ है। एक खुरदरा पृष्ठ है, इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, प्रकाश की किरण आपकी आपतित हुई, आपतित होने के बाद इस बिंदु से यह परावर्तित हुई और परावर्तित होकर के कुछ इस प्रकार से यह प्रकाश की किरण जा रही है। और जो ये आई एंगल बना हुआ है ये आपतन का एंगल है, और जो आर है, जो यन है, यन अभिलंब है। अभिलंब का मतलब जो पृष्ठ है जिस पर हम परावर्तन करवा रहे हैं, इस पृष्ठ पर यह अभिलंब लंब होता है। और जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल आई बना हुआ है, इस एंगल को हम आपतन कोण बोलते हैं। मतलब जितने एंगल पर किरण हमारी आपतित हो रही है और आपतित होने के बाद किरण हमारी परिवर्तित होगी, तो इस अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल आपका बनेगा यह आपका क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। आपसे प्रश्न पूछता है कि आपतन कोण किस किस के मध्य बनेगा, आपको ऑप्शन दे देगा आपतित किरण अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच, अभिलंब और पृष्ठ के बीच। तो साथियों आपतन कोण हमेशा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से परावर्तन कोण हमेशा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर जब आपकी लाइव क्लास चलती है आप उसमें आकर के अपने डाउट को अच्छे तरीके से, आसान तरीके से क्लियर करवा सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि परावर्तक सतह या परावर्तक तल पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। परावर्तक तल जिस बिंदु पर आपतित होता है वहां से टकरा करके बिंदु से 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है वह आपका अभिलंब कहलाती है, और परावर्तक तल से वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। आपतन कोण, परावर्तन कोण भी मैंने आपको बता दिया है। फिर जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो आपकी ये आती है, आपसे प्रश्न में पूछता है, आपसे पूछ लेगा कभी कभी कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि परावर्तन, अपवर्तन, अगर दोनों की बात करें, चाहे परावर्तन बोले अपवर्तन बोले, दोनों के दो ही नियम होते हैं। और कौन कौन से नियम होते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए।
तो परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझो कि आपतित किरण ये हो गई, आपतित किरण आपकी, आपतित किरण परावर्तित किरण ये हो गई, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये जो ओ बिंदु है ये आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब आपका ये वाला हो जा रहा था, तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब तीनों का जो तल होता है, तीनों का जो मिलान बिंदु होता है वो एक ही तल पर होता है, और वह तल कौन सा होता है, जिस तल से हमारी प्रकाश की किरण परावर्तित होती है। आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह आपका नंबर 1 रूल बन जाता है परावर्तित किरण का। नंबर 2 रूल क्या कहता है, नंबर 2 रूल कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण हमने पढ़ा था कि आई होता है और परावर्तन कोण हमने पढ़ा था कि आर होता है। इन दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। अगर हम लोग थोड़ा सा फिगर की तरफ चलें तो इस फिगर में अगर हम देखें तो जो कोण आई है कोण आर के सदैव बराबर होगा। मतलब जितना ही इस आप किरण को जितना ज़्यादा यहाँ पर एंगल देंगे उतनी ही दूर से ये परावर्तित किरण आपकी परावर्तित होगी। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका परावर्तन का। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है नियमित परावर्तन। जैसे अभी हम लोगों ने नियमित परावर्तन के बारे में पढ़ा था कि अगर समांतर किरणें आती हैं तो वह समांतर ही परावर्तित होकर के जाती हैं, यही आपका नियमित परावर्तन हो जाता है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने एक विवर्तित परावर्तन पढ़ा था, वह भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। अब आपका एक न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है। अगर आपने फिजिक्स की मैराथन की क्लास देखी होगी तो वहाँ पर मैंने आपको इस पर रिलेटेड कम से कम शायद 2 या 3 क्वेश्चन करवाए थे। आपको यह पता होना चाहिए, इस पर रिलेटेड आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि यदि किन्हीं दो समतल दर्पणों के बीच का कोण थीटा हो, यदि किन्हीं दो समतल दर्पणों के बीच का कोण थीटा हो, तब उनके बीच जो प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या n = 360/θ-1 हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से एक प्रश्न मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर थीटा की वैल्यू दोस्तों हमने 60 मान लिया हमने दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 अंश है, तो उनके बीच जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, 360/60 - 1 हो जाएगा। काट देंगे, 6 में से 1 घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 प्रतिबिंब उन दोनों के बीच में बनने वाले हैं। आपके लिए एक न्यूमेरिकल वाला प्रश्न यह है कि अगर दोनों के बीच में 45 अंश का कोण बनता है तब प्रतिबिंब कितना बनेगा। तीसरा आपके लिए न्यूमेरिकल ये है कि अगर दोनों के बीच में 75 डिग्री बनता है, 75 डिग्री का एंगल बनता है, तब आपका प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। इन दोनों न्यूमेरिकलों को 45 और 75 डिग्री के एंगल होने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे इसको आपको बताना है। आगे की चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण कह रही कि यदि 360/θ-1 का मान पूर्णांक नहीं है तो अगले पूर्णांक के मान के ही बराबर प्रतिबिंबों की संख्या मान ली जाती है। मतलब अगर हमने मान लिया कि 360/θ-1 को करने पर हमें 4.5 मिल रहा है या 4.2 हमें मिल रहा है, तो 4.2 के बाद अगला पूर्णांक हमारा कौन सा आएगा, 5 आएगा 4 के बाद, तो 5 हो जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है जी, तो आज का सेशन बस यहीं तक दोस्तों। एक बार आप सभी बताएंगे साथी कि आज आपका सेशन कैसा लगा, आपको यहाँ तक की चीज़ें कंप्लीट हुई, समझ आई या नहीं आई। एक बार फटाफट सभी के सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक न्यूज़, हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक सब्जेक्ट की बेहतरीन क्लास आपको लर्निंग डे परिवार पर ही आपकी अवेलेबल करवाई जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो, यह सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। चलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ आप सभी साथियों के कमेंट के। आप सभी के साथियों के कमेंट आ जाएं कि आपको सेशन कैसा लगा, तब हम सभी के सभी साथी इस सेशन को एंड करेंगे और फिर हमारा आपका मुलाकात नेक्स्ट सेशन में होगा, फिर किसी और एक अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, एक बार तितली उड़ा दो, एक बार फायर कर दो कमेंट सेक्शन में, ताकि मज़ा आ जाए और बाकी के बाकी साथी जो सो रहे हैं वो भी जग जाएँ कि हाँ भैया क्लास बढ़िया चली है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद क्लास को ज्वाइन करने के लिए। टेक केयर।